हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आई फाइनेंस का Q1 FY27 का रिजल्ट और उसका कौन कॉल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे आई फाइनेंस एक MSME लेंडर है, यानी ये छोटे छोटे जो किराना शॉप्स है या फिर जो छोटे छोटे जो बिजनेस है जिसको वर्किंग कैपिटल का दरकार है उसको ये लोग लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। अगर आप देखेंगे इसको आप SBFC फाइनेंस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दोनों ही MSME लेंडर है, लेकिन MSME लेंडिंग में भी जो आपका जो SBFC फाइनेंस करते हैं वो लार्ज स्केल में करते हैं, यानी उसका जो टिकट साइज़ होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। 10 लाख 12 लाख रुपीज़ का वो लोग टिकट साइज़ प्रोवाइड करते हैं, उसका भी लोन 100% सिक्योर है। लेकिन अगर आप आई फाइनेंस को देखेंगे तो ये भी MSME लोन प्रोवाइड करते हैं और इसका भी जो टिकट साइज़ है ये थोड़ा छोटा होता है, 1 से 1.5 लाख 2 लाख मैक्सिमम होता है इसका टिकट साइज़। और अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे, यानी पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे इसका नॉर्मली 2 प्रोडक्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है इसका जो हाइपरथिकेशन लोन करके एक लोन है और एक है इसका मॉर्गेज लोन। अगर आप देखेंगे दोनों में आपका सिक्योर एसेट है। अगर आप देखेंगे जो हाइपरथिकेशन लोन है उसमें आपका जो जो मूवेबल जो एसेट होता है, जैसे आपका सपोज कोई ट्रैक्टर हो गया या फिर कोई आपका मशीनरीज हो गया, इस तरह का चीज़ें के लोग कोलाट्रल रखते हैं। और मॉर्गेज वाले पार्ट में ये लोग जो आपका जो लैंड हो सकता है या फिर आपका जो दुकान हो सकता है वो मॉर्गेज एज ए मॉर्गेज रखते हैं। और हाइपरथिकेशन लोन में सपोज आपके पास एक ट्रैक्टर है तो आपको कुछ वर्किंग कैपिटल का ज़रूरत है, तो आप आई फाइनेंस के पास गए और आई फाइनेंस आपको लोन दे दिए। फिर अगर आप देखेंगे वो जो ट्रैक्टर है उसका कागजात वगैरह सब कुछ आई फाइनेंस के पास रहेगा। और वो लेकिन वो जो लेंडर जो लोन लेके बैठा है, जो ट्रैक्टर वाला जो लोन लिया है, वो लोग क्या करेंगे उस ट्रैक्टर को रनिंग करेंगे, यानी ट्रैक्टर से वो अपना फार्मिंग वगैरह करेंगे और उससे ये लोग अपना लोन वगैरह चुकाएंगे। तो हाइपरथिकेशन लोन में इसका जो एसेट होता है वो जो आपका जो कंज्यूमर के पास रहता है, लेकिन अगर वो लोन सही टाइम में रीपे नहीं कर पाए तब ये ट्रैक्टर आई फाइनेंस उसको जब्त कर लेता है। और मॉर्गेज वाले सेगमेंट में भी आप देखेंगे जो आपका लैंड वगैरह होता है या फिर प्रॉपर्टी वगैरह होता है वो आपके पास रहता है। अगर आप इसका करंट सिनारियो में देखेंगे तो ऑलमोस्ट इसका 80% जो लोन वो हाइपरथिकेशन लोन है और रिमेनिंग 20% इसका लोन है वो मॉर्गेज वाला लोन है। लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम मोटा मोटी अपना जो हाइपरथिकेशन लोन है इसको हम 70% में लेके आएंगे और मॉर्गेज वाला जो लोन है जो 20% है उसको हम 30% में लेके जाएंगे। ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। और अब चलते इसका Q1 का रिजल्ट के ऊपर। अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो बढ़िया रिजल्ट है, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है उसके अनुसार रिजल्ट है। हम इस रिजल्ट को भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ मैनेजमेंट का जो कॉल जो गाइडेंस है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका AUM 28% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और इसका करंट AUM है मोटा मोटी 7,000 करोड़ के आसपास इसका AUM है। मैनेजमेंट का गाइडेंस था हम FY27 में मोटा मोटी 25 से 30% के रेंज में हमारा AUM को हम ग्रो करेंगे और ये ग्रो कर रहा है 28% से, जो कि बहुत ही बढ़िया है। 4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में भी ग्रो किया है। और मैनेजमेंट का मीडियम टर्म का एक गाइडेंस है, यानी अगले 3 साल के लिए मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हम 28 से 33% से ग्रो करेंगे। तो अब तो ये जो गाइडेंस है बहुत बढ़िया गाइडेंस है। उसके साथ मैनेजमेंट का और एक गाइडेंस है, हम 24,000 करोड़ का AUM बना लेंगे FY29 में। जो मैंने बताया इसका लॉन्ग टर्म का जो गाइडेंस है वो 28 से 33% है, FY27 का है 25 से 30% और ये ग्रो कर रहा है 28% से, यानी इधर अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट इसका ग्रोथ चल रहा है, जो कि बढ़िया है। फिर हम चलते हैं इसका डिसबर्समेंट वाले पार्ट पे। अगर आप इसका डिसबर्समेंट देखेंगे 22% से ग्रो किया है, लेकिन अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका डिसबर्समेंट डी ग्रो किया है, यानी डाउन है। इसका जो रिप्लाई में मैनेजमेंट ने जो कहा है कि मैनेजमेंट ने कहा जो नॉर्मली जो क्वार्टर 1 होता है वो आपका वीक क्वार्टर होता है और जो Q4 होता है सबसे हाई स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होता है। तो आप कभी भी एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर के साथ जो वीक क्वार्टर है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा है, क्योंकि एक सीजनलिटी फैक्टर है, इसकी वजह से आप देखेंगे इसका जो डिसबर्समेंट थोड़ा डाउन है। लेकिन मैनेजमेंट ये भी कहा था उसका जो टोटल डिसबर्समेंट का 40% जो डिसबर्समेंट वो H1 में होता है, रिमेनिंग 60% इसका डिसबर्समेंट H2 में होता है। तो H1 में डिसबर्समेंट थोड़ा स्लो रहता है। तो लेकिन मैनेजमेंट का डिसबर्समेंट विल बी बैक इन ट्रैक।
ये मैनेजमेंट ने बताया है। फिर हम इसका एसेट क्वालिटी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसका जीएनपीए के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जीएनपीए देखेंगे 4.6 से घटकर हो चुका है 4.57%, यानी जीएनपीए में इम्प्रूवमेंट है। और नेट ईएनपीए अगर आप देखेंगे थोड़ा बड़ा है, वो Q1Q बेसिस में गिरा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा बड़ा है। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है कि उसका जो मॉर्गेज वाला जो उसका जो लोन, कुछ लोन जो है कुछ कॉन्सेंट्रेटेड जियोग्राफी में थोड़ा बहुत डेलिक्वेंसी आया है, लेकिन वो लोग इसको इजीली उसको मैनेज कर लेंगे। तो अगले आने वाले टाइम में उसका जो एसेट क्वालिटी है वो और भी इम्प्रूव होगा, इम्प्रूव हो रहा है और भी इम्प्रूव होगा। आपको कभी भी 5-10 बेसिस पॉइंट को लेके हाथापाई नहीं करने का, आपको ट्रेंड देखना है। 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर का अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इसका डेलिक्वेंसी बढ़ रहा है, या फिर उसका जो 1+ DPD का नंबर या फिर एक्स बकेट का नंबर बढ़ रहा है, तब आपको थोड़ा वरी होना है। लेकिन अभी तक अगर आप उसका पार्ट 30 का डेटा देखेंगे वो भी इम्प्रूव हो रहा है। 6.64 था, वो घट के हो चुका है 6.07, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट। तो इसका पार्ट डेटा इम्प्रूव हो रहा है, तो इसका जो एसेट क्वालिटी है वो मोटा मोटी स्टेबल हो जाएगा। फिर भी आपको ये एनएनपीए का नंबर को ट्रैक करना होगा, और मैनेजमेंट जो बताया है तो थोड़ा बहुत डेलिक्वेंसी हुआ है तो उसको भी आपको ट्रैक करना चाहिए, ट्रैक करना है। उसके बाद हम इसका कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे। 99.20 इसका कलेक्शन एफिशिएंसी, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि इसका जो जीएनपीए का जो नंबर है बहुत बड़ा है, क्योंकि ये 100% सिक्योर प्रोडक्ट में डील करते हैं, फिर भी इसका डेलिक्वेंसी इतना हाई क्यों है। लेकिन मैनेजमेंट इसके लिए जो रिप्लाई किया था, जो मैनेजमेंट ने कहा था हर एक जो प्रोडक्ट है उसका आप अगर आप देखेंगे एसेट क्वालिटी डिफरेंट होता है। अगर आप गोल्ड सेगमेंट में काम करेंगे तो उसमें आपको डेलिक्वेंसी बहुत कम होगा। उसके हिसाब से अगर आप जो इस तरह का जो छोटे छोटे लोन अगर आप बांटेंगे तो उसमें आपको डेलिक्वेंसी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये जो डिपेंड करता है, ये आपका प्रोडक्ट वाइज डिपेंड करता है। हर एक प्रोडक्ट का जो आपका जो क्रेडिट कॉस्ट, हर एक प्रोडक्ट का जो डेलिक्वेंसी लेवल वो अलग होता है। कभी भी आपको एक के साथ दूसरे को कंपेयर नहीं करने का, तो यही मैनेजमेंट ने बताया है। तो और आप देखेंगे जो गोल्ड में आपको जो यील्ड मिलता है, सपोज आप एक गोल्ड लोन करेंगे तो गोल्ड लोन में आप देखेंगे आपका जीएनपी एनएनपी थोड़ा कम होता है, क्योंकि आप देखेंगे गोल्ड में आपको यील्ड भी कम मिलता है। अगर आप गोल्ड पे जाएंगे तो गोल्ड में आपको 16, 17, 18% का यील्ड मिलेगा। अगर आप इसका जो एमएसएमई वाला जो लोन प्रोवाइड करते हैं, इसका यील्ड अगर आप देखेंगे 22.4% है इसका यील्ड। इसका मॉर्गेज वाला सेगमेंट में भी 21% के लगभग मिलता है, और हर हाइपरथिकेशन लोन में भी 22% का यील्ड मिलता है। लेकिन गोल्ड में आपको उतना यील्ड नहीं मिलता है। तो आपको अगर आपको जीएनपी एनएनपी का नंबर बड़ा भी रहेगा तो भी ये अपना प्रॉफिट वगैरह इजीली अर्न कर लेंगे, क्योंकि इसका जो यील्ड होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये भी आपको देखना है। आपको एप्पल टू एप्पल इससे कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आप गोल्ड या फिर बड़े बड़े लोन को हाउसिंग लोन के साथ अगर आप छोटे टायर 5, टायर 6, टायर 4 का छोटे छोटे जो 1 लाख करोड़ का जो किराना शॉप को जो लोन दिया उसके साथ आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यही बात है। फिर इसका कलेक्शन एफिशिएंसी बढ़िया है। इसका नेट इंटरेस्ट इनकम 38% से ग्रो किया है, तो ये भी बढ़िया है। फिर पैट 144% से ग्रो किया है, वो भी बढ़िया है। फिर नीम अगर आप देखेंगे नीम भी इम्प्रूव हुआ है, 14.3 से बढ़कर हो चुका है 15.9%। तो देखेंगे नीम बहुत बढ़िया हुआ है, आपका इम्प्रूव हुआ है। और उसके साथ मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि हमारा जो नीम रहेगा वो इसी लेवल पे मोटा मोटी रेंज बाउंड रहेगा अगले FY27 तक। यानी FY27 में इसका नीम का जो गाइडेंस है जो मोटा मोटी आपका 16% के रेंज में इसका मोटा मोटी नीम रहेगा। तो ये मैनेजमेंट गाइड किया है। फिर कॉस्ट टू इनकम का रेशियो अगर आप देखेंगे 53 से घटकर हो चुका है 50%, यानी इसका जो इनकम वगैरह है बढ़ रहा है, उसके हिसाब से कॉस्ट घट रहा है। तो कॉस्ट टू इनकम का रेशियो में 2 फैक्टर होता है, एक होता है आपका खर्चा, एक होता है आपका इनकम। तो अगर आपका खर्चा सेम भी रहेगा, अगर आपकी इनकम घटता रहेगा तो आपका कॉस्ट टू इनकम का रेशियो ऑटोमेटिकली ऊपर के दिशा में जाएगा। अगर आपका कॉस्ट के हिसाब से अगर इनकम बढ़ता रहेगा तो आपका कॉस्ट टू इनकम रेशियो घट जाएगा। तो अगर बिजनेस अच्छा करेगा तो ऑटोमेटिकली अगर आप अपना खर्चा भी कर रहे हैं तो भी अपना जो कॉस्ट टू इनकम का रेशियो है वो अंडर कंट्रोल यानी नीचे के दिशा में जाते जाएगा। ये बात है, तो ये भी ठीक है। फिर ROE देखेंगे 1.9 से बढ़कर हो चुका है 3.7%। मैनेजमेंट का गाइडेंस है 4 से 4.5, यानी 4 से 4.5 का गाइडेंस है। अभी चल रहा है 3.7%। तो ये अगर 4 से 4 तक चला जाए तो ये बहुत अच्छा होगा।
ये मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है। फिर आरओई देखेंगे 7.4 से बढ़कर हो चुका है 11.7%, ये भी सही दिशा में जा रहा है। क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखेंगे वो भी घटा है, 5.35 था Q1 ऑफ FY26 में, अभी हो चुका है 4.01%। मैनेजमेंट का गाइडेंस था इसका क्रेडिट कॉस्ट 3.5 से 4% के बीच रहेगा। तो अभी इसका जो गाइडेंस है, गाइडेंस के अंदर अभी और ऑलरेडी आ चुका है और अभी भी 3 क्वार्टर इसका बाकी है। तो मैनेजमेंट ने ये भी कहा है जो इसका जो क्रेडिट कॉस्ट का जो नंबर है वो थोड़ा गिर सकता है, लेकिन अभी मैनेजमेंट ने कोई अपना गाइडेंस वगैरह चेंज नहीं किया है, लेकिन H2 में या फिर Q2 के एंड में ये अपना गाइडेंस को चेंज कर सकते हैं। और अपना जो एनवायरनमेंट वगैरह देख के, सब कुछ देख के ये अपना गाइडेंस चेंज कर सकता है। तो क्रेडिट कॉस्ट का नीचे आ सकता है। फिर पार्ट 3 का डेटा जो मैंने बताया वो भी इम्प्रूव हो रहा है, यानी उसका एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूवमेंट की तरफ ही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो यही मोटा मोटी ओवरऑल डिस्कशन है। बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक सेगमेंट अच्छे कर रहा है। और कभी भी एसेट क्वालिटी, हर एक प्रोडक्ट का एसेट क्वालिटी अलग होता है, हर एक प्रोडक्ट का क्रेडिट कॉस्ट का नंबर भी अलग होता है। तो ये भी आपको देख के चलना चाहिए, यही होता है। फिर अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग की बात किया है, तो मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो और भी थोड़ा 15 से 20 बेसिस पॉइंट डाउन हो सकता है, क्योंकि उसका रेटिंग अपग्रेड हुआ है। तो रेटिंग अपग्रेड आपका Q1 में ही हुआ है, लेकिन उसका जो बेनिफिट आपको Q2 Q3 में मिलता है, तो थोड़ा टाइम लगता है इसका बेनिफिट मिलने में। तो इसीलिए मैनेजमेंट ने कहा है FY27 में इसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आ सकता है, 15 to 20 बेसिस पॉइंट नीचे आएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। फिर मैनेजमेंट ने कहा है उसका जो अभी जो मॉर्गेज लोन का जो परसेंटेज है मोटा मोटी 20%, इसको ये बढ़ा कर कर देंगे 30%। मॉर्गेज लोन में आपका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर यानी एसेट क्वालिटी और थोड़ा बेहतर होता है। मैनेजमेंट ने भी कहा है मोटा मोटा अगले आने वाले 1-2 साल में इसका मॉर्गेज का परसेंटेज 30% हो जाएगा, और तब इजीली इसका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो 3% से 3.5% के अंदर आ सकता है। तो जैसे जैसे ये अपना मॉर्गेज का परसेंटेज बढ़ाएंगे उतना ही इसका जो क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है वो नीचे आ जाएगा, ये भी बहुत बढ़िया है। फिर मैनेजमेंट ने कहा है उसका ब्रांच मोटा मोटी इसका 571 इसके पास ब्रांच है, और मैनेजमेंट ने कहा है मोटा मोटी 30 से 40 ब्रांच ये लोग ऐड करेंगे FY27 में। उसके साथ मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि हम मोटा मोटी 10% पर ईयर बेसिस में अपना ब्रांच को एडिशन करते रहेंगे, और यही बात है। फिर मैनेजमेंट ने नया वाला कुछ प्रोडक्ट भी ऐड करेंगे। मैनेजमेंट ने कहा है उसका गोल्ड लोन और सोलर फाइनेंस के ऊपर ये लोग ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास जो इसका जो क्लाइंट है उसके पास उसको गोल्ड लोन भी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर उसको नीड है। तो इसी हिसाब से वो लोग गोल्ड लोन और सोलर फाइनेंसिंग के ऊपर भी ये लोग अपना प्रेजेंस बढ़ाएंगे। फिर अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट ने कहा है उसके पास जो लिक्विडिटी है वो इजीली 2 से 2.5 साल इसको ये लोग काम कर लेंगे। तो मोटा मोटी सब कुछ ठीक है, बिजनेस सही दिशा में जा रहा है, हर एक पैरामीटर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इसका प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 1.75 के प्राइस टू बुक में ये बिजनेस मिल रहा है, और बिजनेस का ग्रोथ भी 25 से 30% है। अगले आने वाले सालों में और भी बढ़ेगा, 28 से 33% हो जाएगा गाइडेंस। तो मोटा मोटी सब कुछ ठीक है, बहुत बढ़िया एक बिजनेस है, आप इस बिजनेस को देख सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।